हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अकाउंटेंसी एजुकेटर। आप सभी क्लास 11th अकाउंट स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सबको प्रोवाइड कराता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड्स के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज हम आपको क्लास केजी से लेकर के क्लास 12 तक प्रोवाइड कराते हैं। और यदि हिंदी मीडियम की बात की जाए तो भाई यहाँ पर हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, वो भी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। इवन अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कराते हैं, जिससे आप अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सको और भी ज्यादा बेहतर तरीके से आप इनहैंस कर सको। तो यदि आपको ई बुक्स और ई नोट से पढ़ाई करनी है भैया, तो जरूर हम आपको बिल्कुल अवेल करा देंगे। बस आपको करना क्या है, नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उसको जाकर के क्लिक करके आपको इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, राइट। और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको फ्री में 100% एकदम ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या प्रोवाइड कराता है, फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराता है, और वो भी काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, जो हम डेली बेसिस पर टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर में बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एजर्शन, रीजन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब कुछ हम डेली बेसिस पे सॉल्व करते हैं साथ में मिल करके, सो दैट आपकी लर्निंग बिना किसी रुकावट के, बिना किसी फाइनेंशियल बैरियर के क्या हो सके, मस्त तरीके से चल सके। तो यदि आपको भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में फ्री एजुकेशन लेना है, अपना कोर्स यहाँ से आप लोग को एक्सप्लोर करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, ना कोई फीस ना कोई चार्जेस, केवल आपको चैनल से जुड़े रहना है, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया स्टूडेंट, जरा फटाफट से जल्दी से चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज के सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सभी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। तो फिर आइए आज के इस पर्टिकुलर सेशन को, एक नई क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सो एज यू नो कि चैप्टर नंबर 18 हम लोगों ने अपने क्लास 11th अकाउंट्स का स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ऑलराइट, अब इसमें बेसिकली आज का जो अपना बहुत बढ़िया सा टॉपिक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हमें इसके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करना है, कि ये जो हम इतनी मेहनत करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो कोई ना कोई तो इसका यूजर होना चाहिए, कोई ना कोई तो इसको यूज करे, है ना। इसको यूज करके कोई इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, फिर उससे डिसीजंस लेगा, और जो भी है उसकी अपना जो भी पर्पस है, तो उस पर्टिकुलर पर्पस से सब अलग अलग इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं अपनी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फिर फटाफट से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई होप सभी ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। देख लेते हैं कौन कौन से यूजर्स हैं। सो द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑफ इंटरेस्ट टू अ नंबर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज दे आर। तो ये हम आई थिंक पहले भी पढ़ चुके हैं, पर वहां पे जो आपने यूजर्स पढ़े थे वो किसके पढ़े थे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। हमने बहुत स्टार्टिंग में ही फर्स्ट सेकंड चैप्टर में हमने ये सब चीजें कवर कर ली थी, जहाँ पे हमने पूरी अकाउंटिंग की थ्योरी पढ़ी थी। वहां पर हमने देखा था कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन है। तो सेम वही यूजर्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके यूजर्स भी वही हैं। अब वही क्यों हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी तो आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही मिल रही है ना, तो बस वही है, सब कुछ वही है। तो हम बस एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर लें, है ना। तो अब अगेन यूजर्स दो हैं, कुछ ऐसे जो कंपनी के अंदर ही प्रेजेंट हैं और वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने हैं, और कुछ यूजर्स ऐसे हैं आपके जो कंपनी के अंदर नहीं बल्कि कंपनी के बाहर मौजूद है, पर वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। अब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको क्या मिलती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है आपके बिजनेस के बारे में, बिजनेस की पोजीशन, बिजनेस के एसेट, बिजनेस की लायबिलिटी, बिजनेस का कितना प्रॉफिट है, कहाँ बिजनेस ने कितना खर्चा करा, बिजनेस ने कहाँ से लोन लेकर आया, कहाँ से कैपिटल इकट्ठी करी, कहाँ से बिजनेस की इनकम होती है, तमाम प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलती है, जो बिजनेस हर साल प्रिपेयर करता है।
ठीक है। तो ये जो आपकी पूरी एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, इसके कुछ यूजर्स तो बिजनेस के अंदर ही होते हैं जो इस इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। तो जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो आपके इंटरनल यूजर है, और कुछ यूजर आपके बिजनेस के बाहर है, जो बिजनेस से जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो बिजनेस के बाहर आउटसाइडर है, पर फिर भी इंफॉर्मेशन को यूज करके, गैदर करके, एनालाइज करके वो भी कुछ अपने पे डिसीजन ले रहे हैं on the basis of that financial information which is there or which is recorded in the financial statement. ऑल राइट, तो कुछ आपके जो बाहर के हैं वो एक्सटर्नल यूजर हैं। तो सिंपल सा डिफरेंस है इंटरनल और एक्सटर्नल का। जो भैया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो इंटरनल है, जो बाहर है जिनका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है वो एक्सटर्नल है। सिंपल। तो चलो एक्सटर्नल यूजर कौन है, सॉरी इंटरनल कौन है, पहले इंटरनल अंदर के पढ़ ले फिर बाहर के पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूजर तो पता है, यूजर मतलब जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को गैदर करके यूज कर रहे हैं, उसको एनालाइज करके कोई डिसीजन ले रहे हैं, अपने से कोई डिसीजन ले रहे हैं। अब हमें भी कोई डिसीजन लेना होता है तो हम कुछ के बेसिस पे लेते हैं ना, तो ये सब यूजर्स भी डिसीजन लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑल राइट, तो आइए, इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज who have access to day-to-day operations and the accounting data। तो ये इंटरनल है, इनको डे टू डे बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस चल रही है उसके बारे में पूरा डेटा चाहिए और अकाउंटिंग डेटा चाहिए। तो ये बिजनेस के अंदर के ही लोग हैं, बिजनेस में ही मौजूद है, जिसमें सबसे पहला है बिजनेस का ओनर, भैया मालिक या फिर प्रोप्राइटर। अब क्योंकि चैप्टर के नाम में लगा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जिसमें एक अकेला इकलौता ओनर होता है, एक अकेला ही ओनर है, बाकी सब उसके वर्कर्स, एम्प्लॉइज है, मैनेजमेंट है। ओनर एक अकेला है जो कि उस बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है भैया, ठीक है। तो वो एक अकेला है। अब क्योंकि पूरा का पूरा रिस्क उसने उठाया हुआ है अपने सर पे, क्योंकि बिजनेस में उसने पैसा, और भैया बिजनेस इज अ रिस्की बिजनेस, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है आपने पैसा लगाया आपको डेफिनेटली उसका डबल कमाने को मिल जाएगा। वो तभी मिलेगा जब बिजनेस उतना आपका ग्रो करेगा, उतना इफेक्टिवली आपका चलेगा, अदरवाइज बिजनेस हमेशा रिस्की होता है। तो अब क्योंकि ओनर ने भैया इतना पैसा लगाया है, इतनी उसने कैपिटल लगाई है, तो जाहिर सी बात है ना, उसे तो प्रॉफिट कमाना है। तो वो तो इन्फॉर्मेशन देखेगा कि मेरे द्वारा लगाया हुआ पैसा कहाँ खर्च हुआ है, कहाँ से कितना कमाया है, कितना प्रॉफिट हुआ, कहाँ कितना लॉस हुआ। तो उसको तो भैया जाहिर सी बात है यार रहेगा ही कि उसे पूरी इन्फॉर्मेशन पता होगा कि पैसा लगाने वाला एकमात्र वही इंसान है, ठीक है। सो ओनर इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस, उसने पैसा लगाया बिजनेस में, उसने पैसा खर्च करा है, एंड दस बियर मैक्सिमम रिस्क, जिसकी वजह से उसने सबसे बड़ा रिस्क उठाया है। दे आर इंटरेस्टेड टू नो द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस, ठीक है। बिसाइड सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट द फाइनेंस, अच्छा, और हाँ, इनको भैया अब इनने पैसा तो इन्वेस्ट, ये बेसिकली इनने कैपिटल बिजनेस में लगाई है प्रॉफिट कमाने के लिए, तो एक तरीके से ये पैसा उनने इन्वेस्ट करा है ना, ताकि कल को ज्यादा कमाने को मिले, मतलब रिटर्न कल को ज्यादा मिले। जहां भी हम इस पर्टिकुलर थिंकिंग के साथ पैसा लगाते हैं कि आज लगा रहे हैं कल को उससे ज्यादा वापस मिले, दिस इज इन्वेस्टमेंट, दिस इज ओनली इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये जो ओनर है इसने भी पैसा इन्वेस्ट करा है यही सोच के कि यार कल को मुझे इससे डबल नहीं तो कम से कम थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा ही कमाने को मिल जाए, राइट। तो ये इसका मोटिव है, इस मोटिव के साथ उसने पैसा लगाया है। तो भैया उसको पता करना है लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है, क्या मेरा जो अमाउंट है, कैपिटल है, वो इफेक्टिवली लगाया कि नहीं लगाया, कमाया कि नहीं ढंग से, ये सारी चीजें है ना। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। तो भैया ये पूरी इंफॉर्मेशन उसको बढ़िया से केवल एक जगह मिलेगी जो कि उसके बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इज इट क्लियर, राइट। तो बहुत ही सिंपल सी बात है यार, जिसने पैसा लगाया है बिजनेस में उसे तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ही ना, उसी ने तो पैसा लगाया है यार, तो उसे तो पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इज इट क्लियर। तो ये पहला यूजर है जो बिजनेस के अंदर का ही है, बिजनेस का ही है। दूसरा आपका मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट कौन होता है, देखो बिजनेस में दो लोग होते हैं इंपॉर्टेंट, एक होता है ओनर जिसका काम केवल पैसा लगाना है, उसको दूसरे किसी चीज से मतलब नहीं है, उसको किसी चीज से मतलब नहीं, उसको केवल दो चीजों से मतलब, एक पैसा लगाना, दूसरा उस पर प्रॉफिट कमाना, बस। वो केवल समय समय पर पैसा लगाता है और प्रॉफिट को ले लेता है, जो भी आता है पूरे चीजें करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है वो उसको ले लेता है ना। अब दूसरी ओर होते हैं मैनेजमेंट, जो बिजनेस को चलाने का काम करते हैं। ओनर कभी बिजनेस को नहीं चलाता, ओनर नहीं चलाता है बिजनेस को, चलाता है उसका जो मैनेजमेंट है,
जिसकी जिम्मेदारी है बिजनेस का ग्रोथ कराना, जिसकी जिम्मेदारी है प्रॉफिट अर्न कराना, जिसकी जिम्मेदारी है ओनर के द्वारा लाए हुए कैपिटल को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना, जिसकी जिम्मेदारी है उस कैपिटल से जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उससे अच्छा खासा रिटर्न कमाना, प्रॉफिट कमाना, ये पूरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। इसलिए जो ओनर है वो अपना बेस्ट, अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट लाके रखता है अपनी कंपनी में, क्योंकि ओनर को पता है भैया काम जो इन्हीं को करना है, मेरा काम है मैं पैसा लगाऊंगा, आपका काम है आप उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करोगे, कैसे प्रॉफिट कमाओगे, कैसे आप चीजों को हैंडल करोगे, कैसे रिस्क से बचोगे, कैसे हाई प्रॉफिट कमा के मुझे लाके दोगे। बदले में उनको सैलरी मिल रही है, मैनेजमेंट को बदले में सैलरी मिलती है और प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा ओनर को मिलता है। जाहिर सी बात है उसने पैसा लगाया है वो ज्यादा कमाएगा, लेकिन जो पर्टिकुलर पूरे उस बिजनेस को चला रहा है वो होता है मैनेजमेंट, ठीक है। उसमें शामिल होते हैं उनके जितने भी एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर हैं, जितने भी लोग हैं सभी उसके, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी ऑफिसर्स, जो भी लोग हैं, सीईओ है उनका या फिर एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो भी लोग आ रहे हैं वो सब मैनेजमेंट का पार्ट है। मैनेजमेंट मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू अराइव एट इन्फॉर्म्ड डिसीजंस सच एज डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन, इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू प्रोजेक्ट। तो भैया मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन, अब बेसिकली हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत मैनेजमेंट को क्यों पड़ रही है। बेशक क्यों नहीं पड़ेगी यार, क्यों नहीं पड़ेगी, बिजनेस चलाने वाला यही है, तो जिसको चलाना है उसको उसकी पूरी जानकारी तो चाहिए ना। पहले बिजनेस के पास पैसा कितना है, एसेट कितने हैं, लायबिलिटी कितनी, फाइनेंशियल पोजीशन कितनी, उस हिसाब से बिजनेस को चलाया जाएगा फ्यूचर में, उस हिसाब से डिसीजन लिए जाएंगे, है ना। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन को यूज करके ही बिजनेस क्या करेगा, डिसीजन लेगा कि अब हम आगे क्या करें। पैसा कम है, चलो अच्छे से सोच समझ के खर्चा करते हैं, पैसा ज्यादा है बेहतर जगह इन्वेस्ट करते हैं, है ना। पैसा नहीं है, चलो कहां से उसको अरेंज करें, सस्ते में कहां से अरेंज हो जाएगा, वो फाइनेंस करते हैं, उसको पैसा लेकर आते हैं और फिर उसको खर्च करते हैं। तो ये पूरा डिसीजन मैनेजमेंट लेता है, ओनर को मतलब नहीं है, वो पैसा दे देगा, वो कर देगा, सब प्रॉफिट ले लेगा, बस पूरा संभालना किसको है, मैनेजमेंट को। क्लियर, समझ में आ गया, ऑल राइट, है ना। तो ये चीजें हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, जैसे कि मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि हमारे प्रोडक्ट को कितने में बेचना है, वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, उसके लिए इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, ऐसे थोड़ी डिसाइड कर देगा। जैसे कि मैंने बनाया पेन, मैं ऐसे ही बोल दूंगा कि यार इसको देख के लग रहा है कि चलो इसका प्राइस रख दो 100 रुपए, ऐसी थोड़ी। मान लो मैंने इसको बनाया ही 150 में है, तो क्या मैं बोलूंगी इसको देख के लग रहा है 100 रुपए का है, चलो 100 में बेचना चालू कर दूं। बनाया ही 150 में है तो 100 में क्यों बेचूंगी यार। तो यही डिसाइड करना है कि मुझे अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या रखनी है, तो उसके लिए मुझे पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इसको बनाने में खर्चा कितना आया, तो वो एक्सपेंसेस मुझे पता लगेंगे, प्रोडक्शन के दौरान के एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में पता लगेंगे। तो मैं जाऊंगी अपना ट्रेडिंग अकाउंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखूंगी, उसमें मुझे इसको बनाने के पूरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस पता लगेंगे, उसके बेसिस पे मैं सेलिंग प्राइस को डिसाइड करूंगी, है ना। कॉस्ट पता लगेगी, कॉस्ट अब मैं बोल रही हूँ यार फोकट में, यार इसमें ज्यादा पैसा लग रहा है इसको बनाने में, इसको मैं कंट्रोल करूंगी, है ना, कंट्रोल करूंगी इसकी कॉस्ट, क्योंकि जितनी कम करूंगी प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा मेरा, ठीक है। तो मैं कॉस्ट को कम करने की कोशिश करूंगी या फिर उसको रिड्यूस करूंगी और इन्वेस्टमेंट करूंगी नए प्रोजेक्ट्स में, नई नई चीजों में पैसा लगाऊंगी। तो ये सब कौन करता है, मैनेजमेंट करता है, ऑल राइट। कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। अब ऐसे ही नहीं कर देगा मन से, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को एनालाइज करने के बाद, उसको देखने के बाद, उसको पूरा समझने के बाद ही वो तय करेगा कि सेलिंग प्राइस क्या रखें, कॉस्ट कैसे कम करें, नए प्रोजेक्ट देखो, नए इनिशिएटिव्स देखो, कितना पैसा है उसको वहां पे इन्वेस्ट करो। इज इट क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं जो मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर करता है। इज इट क्लियर। अगेन मैनेजमेंट आपकी कंपनी के अंदर है, कंपनी के बाहर नहीं बैठा, वो सब आपके एम्प्लॉइज मैनेजर्स कंपनी के अंदर है, तो ये आपके इंटरनल यूजर्स का पार्ट है। क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सटर्नल यूजर, बाहर के लोग है ना। एक्सटर्नल यूजर्स डू नॉट हैव एक्सेस टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अकाउंटिंग डेटा। अब क्या बाहर के, अब देखो जो ओनर है, मैनेजमेंट है, वो तो आपके फाइनेंशियल अकाउंट को कभी भी देख सकता है, क्योंकि वो कंपनी के ही लोग हैं और अकाउंट कंपनी में ही रखे हैं, कभी भी आके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बाहर के लोग आके आपके अकाउंट्स, कंपनी के अकाउंट्स में मतलब बेसिकली क्या बाहर के लोग कंपनी में घुस सकते हैं, कंपनी के अकाउंट्स को हाथ लगा सकते हैं? नहीं भैया, गेट पे तो एंट्री नहीं है बाहर वालों की, कंपनी में
गेट पे गार्ड बैठा होता है, वो किसी को अंदर नहीं आने देता। हाँ, कोई काम का व्यक्ति है तो ही जाओ, वो भी अंदर वालों की परमिशन से जाओ, है ना। तो ऐसे हर किसी को थोड़ी ना आ गए, अकाउंट्स देख लिए कंपनी के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज कर दिया, तो उनको तो अलाउ ही नहीं है, बाहर के लोगों को अलाउ नहीं है। सो दे रिलाई ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस। तो भैया वो कंपनी के रिकॉर्ड्स नहीं चेक कर सकते, डेटा नहीं चेक कर सकते, अकाउंट्स नहीं चेक कर सकते, पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि वो कंपनी अपनी वेबसाइट, आजकल तो सब कुछ भैया ऑनलाइन है, कंपनीज की आप वेबसाइट खोल के देख लो, किसी भी एक कंपनी की आप आज ही, है ना, देखना, कोई भी गूगल पे डाल लो, कोई भी कंपनी डाल लो, इतनी सारी है, कोई भी डाल लो भैया, रिलायंस, जियो, अमेजन, कोई भी, है ना, कंपनी डाल लो, कोई वॉच की डाल लो, जैसे कि टाइटन, टाइम एक्स की डाल लो, सोनाटा, फास्ट ट्रैक, किसी की भी डाल लो, आप वहां पे कंपनी डालो, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्च करो, पूरा अच्छा लंबा, आपको लंबा अच्छा खासा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा देंगे, किसी भी कंपनी का देख लो, है ना। तो वो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, उनकी पूरी पोजीशन, बैलेंस शीट, एसेट्स, हर एक चीज पता लगेगी। तो बाहर के लोग क्योंकि कंपनी में अंदर जाकर के तो अकाउंट्स नहीं चेक कर सकते, पर आजकल ऑनलाइन वेबसाइट्स पर सभी आपको चीजें मिल जाएंगी, तो आप देखो ऑनलाइन, तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो लोग वहां पे शेयर करते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली एक्सेस टू देम, है ना। नाउ अब अगेन, लेकिन वो कौन से यूजर्स हैं जो बाहर के भैया, तो सबसे पहले आपका एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियन। ओके, सो एम्प्लॉयज और ट्रेड यूनियन कौन होते हैं? एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियन आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू नेगोशिएट फॉर बेटर वेजेस, बोनस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। एम्प्लॉयज कौन होते हैं? जो लोग काम करते हैं भैया, जो लोग आपके यहाँ काम करते हैं। अब जो लोग काम करते हैं बेसिकली लोग लो लेवल पर होते हैं। अब मैनेजर है, कोई एग्जीक्यूटर है, तो वो तो हाई लेवल पे, वो तो अकाउंट्स को देख सकता है भैया। लेकिन एम्प्लॉय जो कि लो लेवल, मतलब लोअर लेवल पर काम करते हैं, उनको तो इतना राइट नहीं है कि वो आपको बोल सके कि लाओ हमें अकाउंट्स दिखाओ। हाँ, हालांकि आजकल हो गया है कि कंपनी जो है काफी ज्यादा फ्रेंडली होने लगी अपने एम्प्लॉय से, उनके सजेशंस को भी वो मांगती है कि भाई आप भी आइए, सजेशंस दीजिए, डिसीजन में आप लोग भी इन्वॉल्व हो। तो आजकल काफी पार्टिसिपेटिव नेचर हो गया है, लेकिन फिर भी इतना भी नहीं कि आप उनको अपने अकाउंट्स ही शो कर दो, ठीक है। तो उनको अकाउंट्स नहीं शो कर सकते आप। और जो ट्रेड यूनियन मतलब जो एम्प्लॉयज का ग्रुप है बेसिकली, उसको हम बोलते हैं एक यूनियन, है ना, एक एम्प्लॉय का ग्रुप जिसको यूनियन कहा जाता है। तो उन लोगों को क्यों इंपॉर्टेंट है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना? क्योंकि उसी से तो वो देखेंगे कि कंपनी कितना कमा रही है, और यदि कंपनी अच्छा खासा कमा रही है, क्योंकि फाइनली देखा जाए कंपनी जो कमा रही है वो किसकी मेहनत है? इन एम्प्लॉयज, इन वर्कर्स की तो मेहनत से ही कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है। तो यदि कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा जो कारण है वो यही लोग है, मेहनत तो दिन रात यही कर रहे हैं बेचारे, 8-8 घंटे की जॉब यही लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो ये जरूर देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या पोजीशन है। और यदि ज्यादा है, अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो ये लोग भी बोलेंगे हमें भी बोनस दो, हमें भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट दो, जितना मिल रहा है उससे एक्स्ट्रा दो, हमें भी सैलरी में इंक्रीमेंट करो भैया, हमारी सैलरी बढ़ाओ। यदि आपको हमारी वजह से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो हमें भी तो मौका दो ज्यादा सैलरी कमाने का। तो ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जाएंगे जरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे, उस हिसाब से कहेंगे कि भैया हमें और अच्छे वेजेस दो, हमने प्रॉफिट कराया, हमें भी एक्स्ट्रा बेनिफिट दो, है ना, बोनस दो, या फिर जब हम रिटायर हो तो उस टाइम हमें बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए, है ना। बिल्कुल यार, बेशक इनका हक है ये, ठीक है। सेकंड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स कौन होते हैं भैया? बैंक वो जिससे कंपनी ने, जिसमें कंपनी का अकाउंट है, कंपनी ने उससे लोन लिया है, या कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अदर देन बैंक जहां से कंपनी ने उधार या लोन लिया होगा, ठीक है। अब देखो, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड लोन टू द बिजनेस, है ना। अब कोई आपको पैसा दे, आप ही अपने किसी दोस्त से पैसा लेके देखो, 10,000 किसी से लो, बार बार पूछेगा भाई पैसे कब देगा। अगर आप बोलो यार पैसे हैं नहीं मेरे पास, तो वो नजर रखेगा कि इसके पास पैसे नहीं है। जब देखो, जब इतना खर्चा तो करते रहता है, पैसे है कैसे नहीं इसके पास। अभी मैंने देखा था 500 रुपए उड़ाए, अभी मैंने देखा था 1000 रुपए इसने पार्टी में दे दिए, अभी मैंने देखा इसने इसकी बर्थडे पार्टी ही दी 2000 रुपए की। तो आप बोलोगे ना कि यार तेरे पास मुझे लौटाने के लिए पैसे नहीं है, और तू दिन भर इतना पैसा खर्च करता है, वो कहां से है फिर तेरे पास। तो यही होता है कंपनी के साथ, कि यदि कंपनी ने बैंक से लोन लिया है तो कंपनी नजर रखती है भैया, कंपनी को, सॉरी नॉट कंपनी, बैंक नजर रखती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक ने कंपनी को लोन दिया, तो बैंक उस पर नजर रखेगी, बिल्कुल नजर बनाए रखेगी कि भैया हमारा पैसा कहाँ इन्होंने इन्वेस्ट करा,
कहाँ से पता लगेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लग जाएगा, ठीक है। फिर कंपनी देखेगी वो पैसा इन्हें कहाँ इन्वेस्ट करा, कंपनी देखेगी ये लोग कमा कितना रहे हैं, है ना। कंपनी नहीं, सॉरी, बैंक देखेगा कि इन्होंने कहाँ इन्वेस्ट करा, फिर बैंक देखेगा कि इन्होंने कितना कमाया, हमें ये पैसा लौटा पाएंगे कि नहीं, इनकी उतनी पोजीशन बन पा रही कि नहीं बन पा रही। ऐसा तो नहीं कि पिछले 2-3 साल से लॉस ही लॉस हो रहा हो, क्योंकि उनको लॉस हो रहा है तो हमारा पैसा कहीं ना कहीं मुश्किल में हो जाएगा, डूबने का चांस हो जाएगा कि यार इन्होंने पैसा नहीं दिया तो, है कि नहीं। फिर और यदि अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ये हमारा टाइम टू टाइम इंटरेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हमें भी थोड़ा थोड़ा फिर वापस इंटरेस्ट देंगे और एक बार को पूरा अमाउंट भी वापस करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करेंगे। तो वो पूरा कंपनी जो है जब भी लोन लेती है तो जिस भी बैंक जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ले रही है वो उस पर नजर बनाए रखेगा। ऑलराइट, तो वही लिखा है, they watch performance of the business to know whether it is progressing as projected to ensure safety, सर्विस एंड रिकवरी ऑफ द लोन एडवांस। तो भैया वो नजर रखेगी, बिल्कुल बिल्कुल आंखें वहीं जमाए रखेगी कि भैया बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, क्या वो प्रोग्रेस कर रहा है जिस अब देखो जब भी कंपनी बैंक से लोन लेती है तो उसको अपना पर्पस बताती है कि हमको लोन चाहिए क्योंकि हमको ये प्रोजेक्ट में लगाना है। तो बैंक वो उस प्रोजेक्ट को पूरा देखेगा, समझेगा, उसको लगेगा कि हाँ यार अच्छा प्रोजेक्ट है, कंपनी कमा सकती है, तो वो लोन बिल्कुल दे देगा। लेकिन बैंक को लग रहा है कि यार ये तो प्रोजेक्ट यार डूब गया तो हमारा पैसा, तो फिर बैंक थोड़ा सा हिचकिचाएगा लोन देने में। तो वो प्रोजेक्ट को चेक करेगी कि भाई वो प्रोजेक्ट जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्टेड, मतलब आपने जैसा सोचा था, जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपने सोचा या आपने जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिया, वो प्रोग्रेस में है कि नहीं, वो चीज प्रोग्रेस में है या नहीं, सेफ्टी है या नहीं भैया, पैसा वापस मिलेगा कि नहीं बैंक को, है ना। और जो भी लोन आपने लिया है उसकी रिकवरी हो पाएगी कि नहीं, वो बैंक ये सभी चीजों के लिए नजर रखेगा कंपनी की। दे असेस इट बाय एनालाइजिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और कहां से करेगा, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख करके। क्लियर। तो ये सब बाहर के लोग हैं। अब देखो एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन सब बाहर के लोग हैं, हाँ, हालांकि काम आपके यहाँ करते पर आउटसाइडर ही, क्योंकि इनको अलाउ नहीं आपकी चीजों को चेक करना, आपके अकाउंट्स को, तो ये सब बाहर के हैं। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स अगेन आपके बाहर के ही हैं भैया, सब कंपनी का पार्ट नहीं है। क्रेडिटर भैया वो लोग जिनसे आपने उधारी करी है, इनको तो भैया बहुत वो रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है हमेशा यार, क्योंकि किसी ने आपको उधार दिया है तो उसको बड़ा लगेगा कि यार ये कब पैसा देगा, इसकी पोजीशन अच्छी हो तो मैं जाऊं उससे पैसा लेकर आऊं। कई बार होता है लोग इंतजार कर, जैसे लोगों को पता चला कि यार आपके पास पैसा आया है, तुरंत पहुंच जाएंगे, वो बोलेंगे कि लाओ उधारी दे दो वापस, है ना। तो सेम क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स आर द पार्टीज हु सप्लाई गुड्स सर्विसेज ऑन क्रेडिट। तो ये वो लोग हैं जिनने आपको उधार पे कुछ दिया है और आपने इनके पास उधारी कर ली। A large amount of supplier remain invested in credit purchases. Before granting credit, creditors satisfy themselves about the credit worthiness of the business. तो जब भी कोई आपको क्रेडिट देगा ना, उससे पहले वो जांच पड़ताल कर लेता है। उधार देने से पहले इंसान देख लेता है कि आपको उधार को लौटाने की कितनी क्षमता है, कि आप उधार लेके भूल जाते हो, अटका देते हो, या आप महीने 6 महीने साल भर में लौटा भी देते हो। तो वो क्रेडिट वर्दीनेस यही कहलाती है कि क्या आपके पास इतना है, क्या आपकी इतनी सामर्थ्यता है कि आप उधार लेके उधार को पूरा भी कर देते हो, रिकवर भी कर देते हो, ठीक है। The financial statement help them to making such assessment. तो जो भी क्रेडिटर है अगेन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब देख लेंगे कि आपके जो क्रेडिटर्स हैं उनको आप कब पेमेंट दे देते हो। दिखता है ना लाइबिलिटी में कि यार ये क्रेडिटर्स हैं, और दिखेगा कि इनकी पेमेंट कब हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पता लग जाएगा, है ना। तो वो सारी चीजें आप लोगों को बेसिकली जो बिजनेस की के क्रेडिटर्स हैं, जिनसे बिजनेस उधार लेके रखा है, वो पूरे क्रेडिटर्स देखते रहेंगे भैया, अपनी नजरें बनाए रखेंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस देख लेंगे, कंपनी की इतनी लाइबिलिटी है, कंपनी अपनी लाइबिलिटी को कब कब पूरा करती है, कैसे करती है, तभी सामने वाला व्यक्ति आपको उधार देगा, अदरवाइज मना कर देगा, ठीक है। देन अब अगेन क्रेडिटर्स भी बाहर के लोग हैं। अब है आपका गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। भैया सरकार तो भैया अपनी है ना, सरकार तो अपनी है, सरकार तो साडी अपनी है, ठीक है। तो बेसिकली भैया सरकार या फिर कोई अदर अथॉरिटीज, मतलब फॉर एग्जांपल टैक्स अथॉरिटी। अब गवर्नमेंट भी भैया नजर रखती है, हाँ बिल्कुल, कहीं यदि गवर्नमेंट को कुछ भी गड़बड़ लगेगा या कुछ भी ऐसा लगेगा तो वो बिल्कुल नजरें बनाए रखेगी आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस पर, और अथॉरिटीज भी। अब जैसे यहाँ लिखा है, गवर्नमेंट मेक्स यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंपाइल नेशनल इनकम अकाउंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। बेसिकली जो गवर्नमेंट है अपना नेशनल इनकम निकालती है,
नेशनल मतलब पूरे अपने इंडिया के लेवल पर पूरी इंडिया की इनकम निकालती है। तो इसमें हर एक कंपनी का कंट्रीब्यूशन है भैया, जो भी कमा रही है सबका कंट्रीब्यूशन है, सबका मिलकर नेशनल इनकम बनेगी। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जाकर के देखने वाली है ना। और भी जो अदर इंफॉर्मेशन है रिलेवेंट है गवर्नमेंट के लिए वो बिल्कुल देख सकती है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन सो अवेलेबल इनेबल देम टू मेक पॉलिसी डिसीजन। आपने सुना होगा गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं कंपनीज के लिए, कुछ आप कह सकते हो एक्ट भी आता है। जैसे कि जो आपका कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट जो 2013 है वो बना कैसे बना? गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं कंपनीज को देखा, एनालाइज करा, समझा, उसके बाद ही तो एक्ट बना। कोई भी रूल आता है, कोई भी लॉ बनता है, कोई भी एक आप कह सकते हो कोई नया एक्ट आ रहा है। अब जैसे जीएसटी आया था 2017 में, जो हमने भी पढ़ा अपने 12th चैप्टर में जीएसटी पढ़ा। तो जीएसटी जो लेकर आई वो एक पॉलिसी हो गई, वो एक पॉलिसी तो नहीं, वो एक एक्ट है बेसिकली। जीएसटी इज एन एक्ट। तो वो जो एक्ट आया वो गवर्नमेंट ने कंपनीज, भाई जीएसटी जो है वो सब पर है अप्लाई हालांकि, पर कंपनीज पर भी अप्लाई है। तो ये सभी चीजें गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी, कोई भी नया एक्ट, कोई भी नए रूल्स रेगुलेशंस लेकर आती है तो वो सभी चीजों को एनालाइज करके ही लेकर आती है। हो सकता है कि गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपनीज या पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए कुछ लेकर आ रही हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट है उन्हें एग्रीकल्चर वाली जो कंपनीज हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में डील कर रही हैं उनके लिए कुछ स्पेशल आप कह सकते हो पॉलिसी या कोई नया लॉ बनाया हो। तो ऐसे करके अलग अलग सेक्टर में गवर्नमेंट रूल्स, नई पॉलिसीज, नए लॉ लेकर आती है। उनमें अमेंडमेंट्स भी करती है। अमेंडमेंट्स मतलब लॉज में चेंजेस भी होते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट लाती है, लेकिन आफ्टर एनालाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग। अब कंपनी का बेसिस पे करना है तो उनके स्टेटमेंट्स को देखकर, हर एक चीज को देखकर गवर्नमेंट चेंजेस करती है अकॉर्डिंग टू द नीड, पॉलिसीज बनाती है। गवर्नमेंट लाइव टैक्स सच एज जीएसटी एंड इनकम टैक्स, और भैया सरकार जो है जीएसटी, इनकम टैक्स ये सब लगाती है, जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा लगाया जाता है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज असेस द करेक्ट टैक्स ड्यूज फ्रॉम एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वैसे तो कंपनी वाले सब ईमानदार है, टाइम से सब अपने अपना जो भी इनकम है उस हिसाब से टैक्स दे देते। लेकिन यदि कभी किसी को लग रहा है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को, टैक्स अथॉरिटी को लग रहा है कि यार इस कंपनी का जो टैक्स है वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ कम तो नहीं है, तो जो अथॉरिटीज हैं तुरंत उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से उनकी जो करेक्ट इनकम की पोजीशन होगी, करेक्ट जो उनका इनकम स्टेटमेंट होगा उसको चेक करेगी, उसके बेसिस पर टैक्स देखेगी, सही होगा तो ठीक है, और यदि गड़बड़ है तो फिर पड़ जाएगी भैया टैक्स की रेट। ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटी की रेट पड़ जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपके। अब अगेन गवर्नमेंट बाहर वाली है, उसकी पूरी अथॉरिटीज, टैक्स की अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट की अदर जो भी पॉलिसीज बन रही है वो सब अथॉरिटीज बाहर के लोग हैं भैया। ऑलराइट, तो ये आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं, जब भी इनको जरूरत पड़ेगी, जैसे भी पड़ेगी, या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बिल्कुल देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, पूरे इनकम स्टेटमेंट को देखकर जो भी डिसीजन इनको इनके बिहाफ में लेना है वो ये ले सकते हैं। इज इट क्लियर? तो कुछ इंटरनल है जो बिजनेस के अकाउंट्स को देखकर बिजनेस के लिए डिसीजन ले रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल है जो बिजनेस के स्टेटमेंट्स को देख करके अपने से कुछ डिसीजन ले रहे हैं। तो ये सभी लोग हैं। अब इसके आगे और भी हैं, देखते हैं कौन कौन है। उससे पहले जल्दी से लाइक शेयर करें, फटाफट से जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे अगला एक्सटर्नल यूजर कौन है। चलो तो देख लेते हैं। आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया है। नाउ रिसर्चर्स। रिसर्चर्स कौन होते हैं भैया? रिसर्च करने वाले रिसर्चर, जो रिसर्च कर रहे भैया, नई नई चीजें ला रहे सो दैट की चीजें और भी ज्यादा स्मूथ होती जाए। अब आपने देखा है पहले से अब तक कितना चेंज आ गया है, हर एक चीज में बहुत चेंज आया है, हर एक चीज काफी ज्यादा स्मूथ हो गई है ड्यू टू टेक्नोलॉजी और ड्यू टू एवरीथिंग। पहले बहुत हार्ड होती थी चीजें, अब और आसान होती जा रही हैं। तो ये सब क्यों है? क्योंकि बहुत रिसर्च हो रही है, नई नई चीजों में अपडेट्स आ रहे हैं, इनोवेशंस काफी हो रहा है। तो अब यदि ये हम अकाउंट्स में देखें तो अकाउंट्स में भी नई पॉलिसीज लेके आना, नए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लेके आना, नया कुछ लेकर आना अकाउंट्स में, कुछ और न्यू चेंजेस करना, ये सब अकाउंट्स के रिसर्चर्स का काम है। राइट, तो वो भी रिसर्च कब करेंगे? जब वो कंपनी की पोजीशन देखेंगे, कंपनी की हालत देखेंगे कि भैया कंपनी क्या कर रही है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पता लगेगा। और जहां उनको लगेगा कि कुछ चीजें इंप्रूव करी जा सकती हैं, दे विल डेफिनेटली डू। अब जैसे लिखा है, द इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट
हेल्प रिसर्चर इन स्टडीज और सर्वे रिलेटेड विद अ पर्टिकुलर फर्म और इंडस्ट्री। अब जैसे कि उनको किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, अब जैसे कि इंडस्ट्री मतलब समझते हो ना, जो एक जैसे प्रोडक्ट में डील कर रही है। अब जैसे मैंने बोला कि मोबाइल फोन इंडस्ट्री है, तो वो ऐसी इंडस्ट्री है जो सिर्फ मोबाइल फोन बना रही है। मैंने बोला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो वो सिर्फ जो व्हीकल बना रही है, राइट। ऐसे करके और इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। तो और कौन सी हो सकती है, जैसे मैंने बोला टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल वाली जो कपड़े से रिलेटेड, कपड़ा अलग अलग कैटेगरीज के फैब्रिक्स होते हैं, तो कपड़ों में डील कर रही है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, है ना। तो ऐसे करके आपके बहुत सारे इंडस्ट्रीज है। तो कोई रिसर्चर है यदि जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जैसे मैंने बोला एक रिसर्चर है भैया वो सिर्फ जो मोबाइल फोन है आपके, ठीक है, फोन जो मोबाइल फोन है उन इंडस्ट्रीज पे रिसर्च कर रहा है कि आजकल इतने ज्यादा फीचर्स क्यों इनोवेट होते हैं, मतलब मोबाइल में इतने नए नए फीचर्स इतने जल्दी जल्दी क्यों आ रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी जल्दी फास्ट हो रही है, बिल्कुल। तो उस पर यदि कोई रिसर्च कर रहा है, तो वो मोबाइल फोन जो भी है, जितनी भी कंपनीज है मोबाइल फोन के, मोबाइल फोन इंडस्ट्री किससे मिलके बनी है, अलग अलग मोबाइल फोन की कंपनी से मिल करके एक मोबाइल फोन की इंडस्ट्री बनती है, जैसे कि सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, एमआई और भी मोटो, जो जितने भी आपके प्रकार के फोन है ना, जो भी अलग अलग फोन की कंपनीज हैं, सब मिलके एक मोबाइल फोन इंडस्ट्री क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। तो अगर रिसर्चर को उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का देखना है, तो वो हर एक, जितनी भी मैंने अभी कंपनी बोली ना, इन सबका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगी, चेक करेगी, इनकी ग्रोथ, जहाँ पैसा लग रहा है, जो सारी चीजें चेक करेगी। और कोई सर्वे करना है, कोई चीजें है, कोई चीज इनको चेंज करनी है, कोई अलग इन लोगों के लिए रूल्स लाने हैं, सो दैट कैन डेफिनेटली बी डन विद द रिसर्चर्स, ठीक है। तो वो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे, रिसर्च करेंगे, स्टडी एंड सर्वे करेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फर्म से रिलेटेड। ऑलराइट, तो ये भी बाहर के लोग हैं भैया, है ना। अब आइए आपकी पब्लिक। पब्लिक मतलब भैया जनता, आम जनता, दुनिया की, देश की, अपने देश की, भारत की आम जनता, ठीक है। दे वांट टू सी द बिजनेस रनिंग सिंस इट मेक्स सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी इन मैनी वेज। जैसे कि अब जो भी है सोसाइटी, बेसिकली आपके आसपास की पब्लिक, जनता, सोसाइटी, कम्युनिटी, ये आसपास के ये सब लोग, ये क्या चाहते हैं भैया, ये बिजनेस को चलता हुआ देखना चाहते हैं, है ना। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं भैया, बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आ रहे हैं ना सोसाइटी के लिए। हर एक बिजनेस जो है आम जनता, पब्लिक के लिए बेनिफिट लेकर आता है भैया। बिजनेस के होने से पब्लिक को बेनिफिट होता है, जैसे कि भैया पब्लिक को रोजगार मिलता है। अब आप देखो अपने आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया, वहां के आसपास के लोगों को कितना एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो भोपाल है, भोपाल के पास में एक एरिया है मंडीदीप, वहां पर आप जाओ, इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है वो आपका। वहां के आसपास के सभी लोगों को आराम से एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि वहां पे एक पीएनजी की भी इंडस्ट्री है और भी बहुत सारी है ना। तो ये सब क्या है भैया कि क्योंकि वो एक एरिया है, वो एक ऐसा एरिया, तो वहां के आसपास के लोगों को रोजगार मिला उस इंडस्ट्री में बहुत। अब चाहे वो लोअर क्वालिफिकेशन के हो या हायर क्वालिफिकेशन के हो, बहुत सारे लोगों को, पर उनको मिला वहां पे एम्प्लॉयमेंट, काम मिला। आप वहां आसपास के एरिया के लोगों को देखो, सब है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैक्ट्री में, किसी ना किसी कंपनी में एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो भैया ये फायदा है कि नहीं है, वहां पे बहुत सारी कंपनीज या फैक्ट्रीज के होने से लोगों को, जनरल पब्लिक को, आम लोगों को रोजगार मिला, ठीक है। इसके अलावा पैथोजेंस टू सप्लायर्स, ठीक है, पैट्रोजेंस टू सप्लायर्स, मतलब सप्लायर्स क्या होते हैं, जो आप लोगों को मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं बेसिकली। तो वो आपको क्योंकि मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी उनको भी कुछ बेनिफिट देती है। तो सप्लायर्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ पब्लिक। अब सप्लायर कौन है भाई, पब्लिक ही तो है जो आपको कुछ सप्लाई कर रही है। आपके रॉ मटेरियल के सप्लायर हो सकते हैं, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ जनरल पब्लिक। उनको आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हो, फाइनेंशियल बेनिफिट दे रहे हो, दैट इज द पार्ट, है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स ग्रुप फॉर डिसीजन मेकिंग। तो ऐसे करके जितने भी आपके अदर सोशल पार्ट है, मतलब जितना भी आपकी पब्लिक है एज अ पार्ट ऑफ योर सोसाइटी, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन एनालाइजिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो दैट वो आपकी पोजिशन देखें, इनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। अगर वो आपके यहाँ के भी पार्ट है, देन ऑल्सो वो चाहेंगे कि आपकी पोजीशन सही रहे और अच्छी रहे,
क्योंकि क्या होगा, इससे उनको भी रोजगार मिल रहा है, उनके आसपास एक अच्छा एरिया कहलाएगा, इंडस्ट्रियल एरिया कहलाएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगेन जो पब्लिक है वो भी बिल्कुल आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख सकते हैं, वो चाहेगी सबसे। और आजकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि जो भी कंपनीज हैं इको फ्रेंडली चले भैया, इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करे, क्योंकि आसपास की पब्लिक है भैया, आसपास पब्लिक रह रही है, तो वो चाहेगी कि कम से कम हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसको पोल्यूट ना किया जाए, जो भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री उसके द्वारा, है ना। तो आजकल काफी इको फ्रेंडली चीजें भी हो गई हैं इंडस्ट्री में, और नई भी हैं, तो वहां भी काम चल रहा है ना। धीरे धीरे करके चीजें हो रही हैं, धीरे धीरे करके सारी चीजें होंगी, राइट। तो ये आपके कुछ पार्टीज या कुछ यूजर्स हैं जो एक्सटर्नल है, बिजनेस के बाहर के हैं, बट दे ऑल्सो नीड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस। इज इट क्लियर? बताओ भैया, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक की चीजें सभी को क्लियर हैं? फटाफट यदि समझ आ गया है तो लाइक शेयर जरूर कर देना, है ना। सबको करना है, लाइक शेयर करना है, फटाफट करना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अपना टॉपिक कंप्लीट। आई थिंक इतने ही यूजर्स हैं, बिल्कुल। तो यही है आपके कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को एनालाइज करते हैं और डिसीजंस को लेते हैं। इज इट क्लियर? सो आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यदि हुआ है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। ठीक है, यहाँ पर आपको हम सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आप लोगों को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। इवन आपको हमारे जो कोर्सेज हैं, जाइएगा जरूर, हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करोगे तो वहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी, हर एक क्लास में मिल जाएगी। बस जाकर के आपको चेक करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और इसी के साथ हमारी एक वेबसाइट है, वेबसाइट को भी जाकर के जरूर चेक करिएगा, वहां पर भी कोर्सेज अवेलेबल है। 3 ऑप्शन है आप लोगों के पास, आप कहीं से भी कोर्सेज देख सकते हो, कहीं पे चार्जेस फीस नहीं है, सब कुछ फ्री है ना। और हाँ, इसी के साथ हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, तो यदि आपको अवेल करना है तो बिल्कुल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, बस उसको जाकर के आपको चेक करना है। और यदि आप लोग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो गाइज यहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट होके बढ़िया से अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हो। तो जरूर से हमें फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आज के सेशन को लाइक शेयर कर देना, अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर देना। ऑलराइट, तो चलिए फिर इसी चैप्टर के अगले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो बस मेरे साथ और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।